अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब मैं कंसीडर इस तरह से करूंगा कि जैसे मैंने लास्ट आपने देखा कि हमने वीडियो नंबर 1 में कवर किए आपके एमसीक्यूज 1 से लेके 20 तक। अब ये मेरी वीडियो नंबर 2 है, इसके अंदर मैं कवर करूंगा 21 से लेके 40 तक। लेकिन हम जो सपोज यही करेंगे कि आपने वीडियो नंबर 1 को देखकर वीडियो नंबर 2 पे आए हैं, चूंकि जो टॉपिक वहां पे मैंने तफसील से कराया वो यहाँ पे मैं शॉर्टली कवर कर जाऊंगा। तो लिहाजा अगर आपने उसको नहीं देखा तो हो सकता है आपके लिए थोड़ा बहुत मसला हो, इसलिए मैं सजेस्ट यही करूंगा कि आप पहले वीडियो 1 देखें और फिर वीडियो 2 की तरफ आए। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। देखते हैं जनाब कि सबसे पहली बात तो जो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 है वहां शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 1 ये है, A short-run average cost curve is U-shaped because short-run average cost curve जो है वो U-shape होती है और उसकी वजह, अब उसकी वजह यकीनन एक तो लॉज ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन होते हैं और उसकी वजह ये बनती है कि एक वक्त आता है कि पहले हमें जो है वो रिटर्न्स ज्यादा मिलते हैं, फिर रिटर्न्स रुकते हैं, फिर नीचे आते हैं। इसी तरह हमारी कर्व फिर जो है वो यू शेप बन जाती है कि जब रिटर्न ज्यादा मिलते हैं तो कॉस्ट कम होती है, फिर रुकते हैं तो मिनिमम पे जाती है और फिर जब इंक्रीज होते हैं तो बढ़ना शुरू हो जाती है। तो एक वजह तो इसकी यही बनती है कि ये यू शेप है लॉज ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से। दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं तो कॉस्ट रिड्यूस एज इंक्रीज इन द आउटपुट के, जब आप कहते हैं कि कॉस्ट रिड्यूस एज यू इंक्रीज आउटपुट अप टू अ सर्टेन लेवल, तो ये उसकी डेफिनेशन है, यानी लॉज ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की ये डेफिनेशन है। तो ये और ये ऑप्शन सेम ही हो गए। अब मसला ये आ गया कि एवरेज टोटल कॉस्ट कैन बी फाउंड बाय एडिंग एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। आप ये जानते हैं कि एवरेज कॉस्ट जो है हमारी, ये दो चीजों का मजमुआ है। एक एवरेज फिक्स कॉस्ट जो कि डिक्लाइन होती रहती है और एक एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों का मजमुआ है। लिहाजा इन दोनों का रवैया भी एक वक्त तक इसको नीचे की तरफ पुश करता है, फिर वक्त आता है कि इसको ऊपर की तरफ पुश करना शुरू कर देता है। तो ये भी इसकी एक वजह बनती है कि पहले ये दोनों इसको नीचे की तरफ लेके आते हैं, फिर इन दोनों का कोई ऐसा रवैया है जो इसको लेके ऊपर चला जाता है। ये भी इसके यू शेप होने की वजह है। तो लिहाजा हम इस डी को जो है वो करेक्ट मान लेते हैं, ऑल ऑफ अबव, यानी ए भी ठीक है, बी भी ठीक है और सी भी ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ तेजी से। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? द शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज, कि जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है अपवर्ड स्लोपिंग है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, यू शेप्ड है। तो आप सब ये कंफर्म जानते हैं, अभी हम बात करके आ ही रहे हैं कि ये यू शेप्ड है। सो देयरफॉर सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, increasing long run average cost curve are associated, increasing long run average cost are associated, तो ये associate होती है। तो हम ये जानते हैं कि associate होती है laws of diminishing return, constant return, increasing return, decreasing return to scale। तो अल्टीमेटली इंक्रीजिंग लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का ताल्लुक जो है वो डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल के साथ है। वो कैसे? देखिए, अगर ये मेरी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है LAC, तो हम जानते हैं कि मिनिमम पॉइंट के ऊपर से पहले इसके ऊपर इकोनॉमीज ऑफ स्केल थी और वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलने की वजह से हमारा जो कॉस्ट कर्व है वो नीचे की तरफ जा रहा था। लेकिन उसके बाद हमारी डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल शुरू हो गई। तो डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल होने की वजह से जो है वो कॉस्ट जो है वो बढ़ना शुरू हो गई और ये अपलिफ्ट होना शुरू हो गई। इस तरह ये अपवर्ड मूव कर गई। क्वेश्चन नंबर 24, ए प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म विल प्रोड्यूस आउटपुट वेयर। अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो एक फर्म जो है वो प्रोड्यूस करेगी, तो वो प्रोड्यूस कहाँ करेगी? जाहिर बात है, हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम कंडीशन वो होती है जहां मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर हो जाती है। तो मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होती है, हमारा सी ऑप्शन कह रहा है मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू। ये वो पॉइंट होता है जहां पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है। अब ये बेशक कंडीशन जो है ये आपके अगर जो है परफेक्ट कंपटीशन है तो आप ये जानते हैं कि हमारी मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो स्ट्रेट जो है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह होती है। मार्जिनल कॉस्ट इसको जहाँ पे कट करती है उसका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है जी।
जब आप बात करते हैं मोनोपोली की तो AR जो है और MR उसके नीचे होता है, एक चुमटा नामासी शक्ल बनती है अगर दोनों को देखा जाए, और यहाँ से मार्जिनल कॉस्ट इसको कट करती है तो इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पे पैदा होता है, और ये भी वही है MC इक्वल्स टू MR। तो लिहाजा कोई भी फर्म जो प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रही होती है वो इसी पे कर रही होती है जहाँ MC MR दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। जहां तक सवाल है हमारे क्वेश्चन नंबर 25 का, तो क्वेश्चन नंबर 25 जो है ये कहता है जनाब कि जो आपकी प्रोडक्टिविटी है, द प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इनपुट इज नॉट इफेक्टेड बाय, कि जो प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इनपुट है वो ना इफेक्ट नहीं होती, तो किस चीज से इफेक्ट नहीं होती। तो देखिए बात ये है कि जब भी किसी सूरत हाल में प्रोडक्टिविटी पे जब डिमिनिशिंग रिटर्न लग जाता है और हर अगला यूनिट जो है वेरिएबल इनपुट का हमें डिमिनिशिंग रिटर्न देता है, यानी पहले से कम रिटर्न देता है, तो जाहिर बात है हमारा जो है वो आप ये कहेंगे प्रोडक्टिविटी जो है, यानी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इनपुट जो है वो नहीं होगी, बिकॉज हमारे तो सूरत हाल ये है कि पहले ही कॉस्ट जो है बढ़ना शुरू हो चुकी है और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न अप्लाई हो गया है। तो यहाँ पे आके अगर हम कहें कि प्रोडक्टिविटी इफेक्ट करेगी तो यहाँ प्रोडक्टिविटी का इफेक्ट नहीं होगा। अब जहां तक सवाल है यहाँ पे डिमिनिशिंग रिटर्न अप्लाई हो जाएगा। क्वेश्चन 26 की बात करता हूँ, तो विच ऑफ द दीज कॉस्ट विल इंक्रीज और डिक्रीज, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट विल इंक्रीज और डिक्रीज विद इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ इन प्रोडक्टिविटी लेवल। तो अगर मैं कब पूछा ही जा रहा है कि इसमें कौन सी ऐसी कॉस्ट है जो इंक्रीज या डिक्रीज होगी अगर प्रोडक्टिविटी लेवल इंक्रीज या डिक्रीज होता है। तो देखिए सबसे पहली बात यह है कि जब भी प्रोडक्टिविटी पर असर पड़ेगा तो सबसे पहला इफेक्ट जो आएगा वो मार्जिनल पर आएगा, यानी मार्जिनल इफेक्टिविटी सबसे पहली बात है, लिहाजा मार्जिनल कॉस्ट इसमें से सबसे पहले इफेक्ट होगी, बाकी कॉस्ट उसके बाद होंगी। तो लिहाजा मार्जिनल कॉस्ट सबसे पहले इफेक्ट होती है, क्योंकि जैसे जैसे कॉस्ट बढ़ती है तो एवरेज कॉस्ट उसको रिस्पॉन्स एवरेज की बुनियाद पे करती है, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट हर अगले यूनिट को से रिस्पॉन्ड कर रही होती है, लिहाजा मार्जिनल कॉस्ट का इफेक्ट जो है इफेक्ट सबसे पहले आ जाता है। क्वेश्चन 27, if marginal revenue is 50 and marginal cost is 40, the firm seeking profit maximization what? तो देखिए सिचुएशन को समझिए यूं कि अगर मैं आपके सामने एक सिचुएशन इस तरह की रखता हूं कि एक फर्म है, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म है, चले ऐसे ही कर लेते हैं, ये उसका एवरेज रेवेन्यू है, तो आप कहेंगे सर मार्जिनल रेवेन्यू भी यही है। अब मैं कहता हूं कि इसके अंदर मैं मार्जिनल कॉस्ट बना देता हूं, ये मेरी मार्जिनल कॉस्ट है, ठीक है। अब इसका सिचुएशन ये है कि मैं कहता हूं कि प्राइस इसकी 50 है, इसका मतलब यहाँ मार्जिनल रेवेन्यू भी इसका 50 है और मार्जिनल कॉस्ट 40 है, इसका मतलब ये हो गया कि हम किसी जगह पे यहाँ पे हैं जहां पे मार्जिनल कॉस्ट 50 से बाहर कम है, 40 है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अभी एक गैप मौजूद है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अभी एक गैप मौजूद है, यहाँ से यहाँ पे एक गैप मौजूद है, और ये जो गैप है ये बताता है कि अभी तुम्हें आउटपुट में इजाफा करना चाहिए। इसलिए इजाफा करना चाहिए कि अभी तो आपका कॉस्ट नीचे है, रेवेन्यू ऊपर है, 10 का भी गैप है, आपको जाना चाहिए कहां तक, जहां तक MC और MR एक दूसरे के बराबर हो जाए। तो अभी वो बराबर तो नहीं हुए, अभी तो 10 का गैप है उसके अंदर, लिहाजा आपको आउटपुट को बढ़ाना चाहिए। तो ऐसी सूरत हाल में आपको डी ऑप्शन लेना चाहिए कि आपको आउटपुट में इंक्रीज लाना चाहिए, इजाफा करना चाहिए। तो लिहाजा यहाँ पे ऑप्शन जो आपने चूज की वो क्या है, आपने ऑप्शन ले ली डी। अब चलते हैं 28 क्वेश्चन की तरफ। द डिमांड कर्व फॉर द प्रोडक्ट ऑफ अ फर्म ऑपरेटिंग अंडर कंडीशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। देखिए ये तो बात पहले ही हम लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं कि परफेक्ट कंपेटिटिव फर्म जो होती है इसका जो आपका एवरेज रेवेन्यू होता है वही आपका डिमांड कर्व होता है, वही आपका मार्जिनल रेवेन्यू होता है। लिहाजा इसमें से हम ढूंढ लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमें जो है वो सूट करता है। तो देखिए यहाँ पे कहा यह जा रहा है
आइडेंटिकल टू मार्जिनल रेवेन्यू, तो वही जो आपका मार्जिनल रेवेन्यू है वही आपका एवरेज रेवेन्यू है, वही आपका डिमांड कर्व है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। Question 29. In monopolistic model, demand curve is like traditional demand curve while marginal revenue curve lies. तो अगर आपका एवरेज रेवेन्यू ऊपर होगा तो मार्जिनल रेवेन्यू इसके नीचे आएगा, जैसे मैंने प्रीवियसली कहा कि एक चिमटा नुमासी शक्ल बनेगी कि मार्जिनल रेवेन्यू से नीचे फॉल करेगा, तो लिहाजा हम इसको कहेंगे कि ये इसके बिलो होगा, यानी सी ऑप्शन आप पिक करेंगे। अब जहां तक सवाल है क्वेश्चन 30 का, इन परफेक्ट कंपटीशन ड्यूरिंग द शॉर्ट एंड क्लोजिंग डाउन फर्म एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो आपका असूली तौर पे अबव होना चाहिए। क्योंकि लास्ट वीडियो में भी अभी बात हुई थी कि सिचुएशन ये होती है कि जब भी हम जो है वो देखते हैं कि कोई फर्म जो है वो क्लोजिंग डाउन हो रही है, तो उसमें सिचुएशन ये बनती है कि दो कास्ट कर्व्स की जरूरत पड़ती है इस बात को जाहिर करने के लिए, और उसके अंदर सबसे पहले ये मार्जिनल कॉस्ट तो अल्टीमेटली आना ही आना है, चूंकि इसने इक्विलिब्रियम बताना है सबको, ठीक है जी। तो इसमें दो सिचुएशन बनती हैं कि अगर तो आपका एवरेज कॉस्ट कर्व यहाँ पे आ जाता है, तो अगर आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व यहाँ पे आ जाता है इक्विलिब्रियम पे, तो फिर ये शट डाउन है, लेकिन आपका यही एवरेज कॉस्ट कर्व थोड़ा सा और ऊपर निकल जाए तो फिर ये जो है आपका क्लोजिंग डाउन बन जाएगा। अलबत्ता एवरेज कॉस्ट कर्व यकीनन इससे भी ऊपर होगा, ये नुकसान काफी ज्यादा होगा। तो अगर आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो मार्जिनल कॉस्ट के बिल्कुल इक्वल है इक्विलिब्रियम पॉइंट पे या एआर के ऊपर है, तो फिर ये शट डाउन है। लेकिन अगर ये इससे ऊपर चला गया है तो फिर ये क्लोजिंग डाउन है। लिहाजा इस सेंस में आप ये कहेंगे कि यहाँ पे जो ऑप्शन है बिल्कुल सही ऑप्शन जो है वो ए बनेगा, आपका अबव होना चाहिए इसको। 31 क्वेश्चन, इन परफेक्ट कंपटीशन ड्यूरिंग शॉर्ट रन शट डाउन फॉर्म एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व्स, तो जैसे पहले मैंने कहा कि शट डाउन की सूरत हाल में जो है ये एवरेज रेवेन्यू के बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए यहाँ पर, तो फिर ये शट डाउन है। अगर ऊपर है तो फिर ये क्लोजिंग डाउन है, लिहाजा यहाँ पे बी ऑप्शन पिक करेंगे, इसको इसके इक्वल होना चाहिए। क्वेश्चन 32, इन परफेक्ट कंपटीशन ड्यूरिंग लॉन्ग रन फर्म जनरली अर्न नॉर्मल प्रॉफिट ओनली बिकॉज, लॉन्ग रन में फर्म सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट कमा पाती है, और इसकी वजह देखिए, इसकी जो मामूल की वजह है वो ये है कि एग्जिस्टिंग फर्म जो है वो आउटपुट इंक्रीज कर देती हैं, क्योंकि पहले शॉर्ट रन में उन्हें जब वो थी तो उन्हें एबनॉर्मल प्रॉफिट नजर आ रहा था या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नजर आ रहा था, और कुछ नई फर्में भी लॉन्ग रन में बिजनेस में दाखिल हो जाएंगी। लिहाजा दोनों के आने की वजह से जो आउटपुट है वो बढ़ जाएगी, और रूटीन की जो सप्लाई है, अगर ये डिमांड है ये सप्लाई है, तो जो रूटीन की सप्लाई उससे ज्यादा हो जाएगी, यानी सप्लाई का राइटवर्ड चला जाएगा, एग्जिस्टिंग फर्म का एक्सटेंड कर देना सप्लाई को, प्रोडक्शन को, और नई फर्म का दाखिल हो जाना, इससे प्राइस लेवल नीचे आएगा और प्रॉफिट जो है वो नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा। ठीक होगी जी बात, तो ये आपका जो है हो जाएगा 32 क्वेश्चन। 33, if perfectly competitive firm during short run average is earned subnormal profit, its average cost is dash the revenue, तो इसकी एवरेज कॉस्ट जो है वो रेवेन्यू का डैश होगी। देखिए, सब नॉर्मल प्रॉफिट को आप हकीकत में नॉर्मल लॉस का भी नाम दे देते हैं, तो जनरली हम इसको नॉर्मल लॉस का भी नाम दे देते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ऐसी सूरत हाल हो तो ये हमारा AR है, ये हमारा MR है, और आप ये जानते हैं कि नॉर्मल लॉस की जो सिचुएशन है वो ये होती है कि आम तौर पे आपका जो मार्जिनल कॉस्ट का है वो तो जाहिर बात है इसको यहीं पे कट करेगा, इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है जी। फिर ये तय करना पड़ेगा कि इसका नॉर्मल प्रॉफिट किस सेंस में है, नॉर्मल लॉस किस सेंस में है, सब नॉर्मल प्रॉफिट क्यों है। तो एवरेज कॉस्ट कर्व इससे ऊपर चला जाए तो अल्टीमेटली यहाँ लॉसेस शुरू हो जाएंगे, और ये जो लॉसेस हैं चूंकि टॉलरेबल हैं, चूंकि ABC अभी काफी नीचे है, इसका मतलब अभी फर्म जो है वो
वेरिएबल कॉस्ट तो पूरी कवर कर रही है, फिक्स कॉस्ट का भी एक हिस्सा कवर हो रहा है, तो लिहाजा ये जो प्रॉफिट है, ये जो लॉस है, ये सब नॉर्मल प्रॉफिट है या नॉर्मल लॉस है। तो लिहाजा ऐसी सूरत में ये अबव होगा, ए ऑप्शन लेना पड़ेगा, यानी आपका एवरेज कॉस्ट का जो है वो ऊपर चला जाएगा एवरेज रेवेन्यू से। Shahid has employed 25 workers to whom he pays wages at the rate of 150 per day, and he is now intending to increase the wage rate of all workers by 20 per day in order to attract one additional worker. Given that all other costs remain constant, the marginal cost of labor per day would be। तो देखिए सिचुएशन इस वक्त ये है कि इन्होंने 25 वर्कर्स हैं, उनको ये पे दे रहे हैं 150, तो इनकी जो कॉस्ट बनती है वो 3750 यानी 3750। और जब ये इसमें आप एक ऐड करेंगे तो ये 26 हो जाएंगे, तो आप ये कहेंगे 26 इंटू, अब इन्होंने चूंकि सैलरी भी बढ़ाई है, उनकी वेज भी बढ़ाई है, तो 170 पे चले जाएंगे, तो फिर ये एवरेज आ जाएगी, फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 4420 यानी 4420। अब इसमें जो गैप आता है अगर आप वो निकालते हैं तो ये आ जाता है 670, और इसी को आप कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। तो ये आ जाएगी इसकी मार्जिनल कॉस्ट। अगर ये टोटल कॉस्ट है तो नेक्स्ट यूनिट के डिप्लॉय करने से जो टोटल कॉस्ट में चेंज आएगा डेट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। तो ये बन जाएगा आपका 670। अच्छा, एन इंडस्ट्री इज अ ग्रुप ऑफ फर्म्स। इंडस्ट्री एक ग्रुप ऑफ फर्म्स होती है, तो इंडस्ट्री यस इज अ ग्रुप ऑफ फर्म, लेकिन ये वो ग्रुप ऑफ फर्म होती है जो सिमिलर प्रोडक्ट्स बनाती है। मिसाल के तौर पे कार इंडस्ट्री में सब फैक्ट्रीज कार बनाती हैं, बाइक इंडस्ट्री में तमाम जो फर्म्स हैं वो बाइक्स बनाती हैं, और इस तरह टेक्सटाइल में तमाम फर्म्स कपड़ा बनाती हैं, तो वो सिमिलर प्रोडक्ट्स बनाती हैं, तो वो एक इंडस्ट्री है। तो लिहाजा सिमिलर प्रोडक्ट बनाने वाली जो फर्म्स हैं उनके कॉम्बिनेशन को या उसके मजमूए को हम इंडस्ट्री का नाम देते हैं। Question 36. With 50 units of labor, a firm can produce 180 units of output. With 60 units of labor, a firm can produce 21 units of output. The marginal product of labor per unit. डिमांड कर रही है। तो देखिए बात सिंपल सी है कि मार्जिनल प्रोडक्ट आप कहते हैं किसको, पहले तो ये बताओ। हम कहते हैं चेंज इन टोटल प्रोडक्ट, यानी टोटल प्रोडक्शन वो तब्दीली जो कि एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ लेबर के लगाने से हुई है, तो हम कहते हैं ए चेंज इन टोटल प्रोडक्शन या टोटल प्रोडक्ट, इसको हमने टीपी कहा है। ए चेंज इन टोटल प्रोडक्ट ड्यू टू एन एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर, लेबर का एक एक्स्ट्रा यूनिट लगाने से जो फर्क पड़ा है, यानी एम पी इज इक्वल टू डेल्टा टीपी और डेल्टा एल। तो हम ये कहते हैं कि लेबर आपने की थी 50, प्रोडक्शन आप कर रहे थे, जो आपका टोटल प्रोडक्ट था दैट इज 1800, आपने 60 वर्कर्स लगाए और आपका टोटल प्रोडक्ट हो गया 2100। सवाल ये है यहां से यहां तक चेंज क्या है, डेट इज 10, और यहां से यहां क्या चेंज आया, डेट इज 3000। फार्मूले में पुट किया 3000 by 10, so it means that 0 eliminated and 300 is your marginal products. So 300 is your marginal product. तो इस सवाल का थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं कि 1800 से 2100 का जो डिफरेंस है वो है 300 का, और 50 से 60 तक का जो डिफरेंस है वो है 10 का। तो फार्मूले में अगर हम पुट करते हैं तो ये 300 by 10 है, तो इसमें 0 एलिमिनेट हो गया, तो ये बन जाएगा आपका 30, तो 30 यूनिट्स बनेंगे, इसलिए डी ऑप्शन नहीं बल्कि आपका सी ऑप्शन होगा। तो हम मेरा ख्याल है कि हम इसको दोबारा रिकॉर्ड करते हैं, कोई जरूरत नहीं है, इसको यहाँ से कट करते हैं बाद में।
तो देखिए टोटल चेंज इन टोटल प्रोडक्ट बाय चेंज इन लेबर इज योर मार्जिनल प्रोडक्ट। और यहाँ पे आपका जो है वो वह क्या है कि अगर आप देखें तो मैं ये कह रहा था कि चेंज इन टोटल प्रोडक्ट बाय चेंज इन लेबर इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोडक्ट। तो हम ये कह रहे थे कि जब इन्होंने 50 वर्कर्स लगाए तो 1800 तक जो है वो टोटल प्रोडक्ट हुआ इनका। ये लेबर के यूनिट है 60 हुए तो ये हो गया 2100। इसका मतलब यहाँ से यहाँ आने तक लेबर में चेंज 10 है और यहाँ से यहाँ आने तक टोटल प्रोडक्ट में चेंज 300 का है। तो यहाँ पे अगर मैं 300 पुट करता हूँ, यहाँ पे 10 पुट करता हूँ, 0 0 से एलिमिनेट हो गया, 30 बचेगा और सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन कहलाएगा। तो ये हो गया आपका 36। चलिए 37 की तरफ। 37 क्या कहता है? कहता है जी मोनोपोली पावर में बी बेस्ड ऑन। तो मोनोपोली पावर जो है वो बेस करती है, किस चीज पे बेस करती है? इकोनॉमीज ऑफ अ लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन। जाहिर है सिंगल सेलर है, सिंगल प्रोड्यूसर है, लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन लेगा, पेटेंट्स राइट भी उसके पास हो सकते हैं, कंट्रोल ऑफ की रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, ऑल ऑफ अबव हो सकता है। चूंकि उसकी डेफिनेशन ये है कि मोनोपोलिस्ट इज अ सिंगल सेलर। तो मोनोपोलिस्ट एक सिंगल सेलर है who have complete control over price and output। तो प्राइस और आउटपुट पर से पूरा कंट्रोल है, लिहाजा वो एक यकीनन सिंगल सेलर है तो लार्ज प्रोडक्शन करता होगा और उसे दोनों चीजों पर कंट्रोल हासिल है और फिर उसके प्रोडक्ट का कोई करीबी नेमल बदल भी नहीं। क्वेश्चन 38। Which of the following would most like result in the failure of price cartel under monopoly? अगर फर्ज कीजिए कि ओलिगोपोली की सिचुएशन में प्राइस कार्टेल के फेलियर होने की क्या वजूहत है? तो पहली चीज वो कहता है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूशन। ये तो फायदे की बात है, इससे तो कभी भी कार्टेल नहीं टूट सकती। एग्जिस्टेंस ऑफ कंट्रोल ओवर सप्लाई, इससे भी तो और मजबूत होनी चाहिए। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इलास्टिक, कि ये आपकी जो है ये इलास्टिक है, तो यही एक वजह बनती होगी। बाकी प्रेजेंस ऑफ एग्रीमेंट ऑन अलॉटेड कोटा, तो ये तो उसके स्ट्रांग होने की वजूहत है। जो स्टूडेंट्स इसके ऊपर थोड़ा भूल चुके हैं उन्हें आसानी से याद करा देते हैं वो जल्दी से, कि कार्टेल एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसके ओलिगोपोलिस के जहाँ चंद एक प्लेयर होते हैं वो आपस में मिलके एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट करके वो एक तरह से मल्टी प्लांट मोनोपोली बना लेते हैं। जैसे पाकिस्तान में सीमेंट इंडस्ट्री है, घी इंडस्ट्री है, या ऑयल पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, तो ये मिलके एक कार्टेल क्रिएट कर लेते हैं। लिहाजा ये जो कुछ भी करते हैं एक दूसरे साथ मिलके करते हैं, एक मुआहदा कर लेते हैं जिसके अंदर ये तय कर लेते हैं कि ये कार्टेल बोर्ड यानी आपस में एक ज्वाइंट बोर्ड बना लेते हैं। वो तय करता है कौन सा मेंबर कितनी प्रोडक्शन करेगा। अच्छा अब देखिए कि बात ये है कि ये सारी फर्में जो है वो एक कार्टेल बोर्ड के अंडर होती हैं और वो इन्हें एलोकेट करता है कि किसने कितनी प्रोडक्शन करनी है, तो कोटा ये एलोकेट करते हैं पहली बात। लेकिन अगर कोई फर्म बाहर है ही नहीं और ना ही कोई इंपोर्ट है तो जाहिर है इसको कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं है, जो बनाना है इन्होंने ही बनाना है। और अगर इसकी एग्जिस्टेंस कंट्रोल है तो सप्लाई भी इनके पास ही है, चूंकि इन सब ने आपस में ज्वाइंटली एक मुआहदा किया हुआ है। अब एक ही चीज है कि अगर ये डिमांड कब जाए इन इलास्टिक की बजाय इलास्टिक हो जाए तो फिर इनकी बात चलने वाली नहीं, इनकी दाल गलने वाली नहीं है। क्योंकि अगर ये कीमत जरा सी भी बढ़ाएंगे तो कस्टमर भाग जाएगा। इलास्टिक डिमांड का यही मसला होता है ना कि आप प्राइस थोड़ी सी बढ़ाते हैं तो बहुत सारे कस्टमर छोड़ के चले जाते हैं। तो अगर ऐसी सूरत हाल है तो फिर तो ये ज्यादा पैसे नहीं कमा सकेंगे, क्योंकि थोड़ी सी भी प्राइस बढ़ाने से बहुत सारे कस्टमर भाग जाएंगे। तो यही एक पॉइंट बनता है, बाकी नहीं बनते। क्वेश्चन 39। Which of the following is characteristics of monopolistic competition? Monopolistic competition का इसमें से characteristic कौन सा है? Existence of many firm cost begins to rise। ये तो सही है, काफी सारी firms होती हैं यहाँ पे, ठीक है जी। और barrier to entry and exit from the market barrier होती हैं किसी हद तक। Goods and services are close substitution, ये साबुन बनाए या शैम्पू बनाए एक दूसरे का substitution होता है, तो ये तो तीनों ही ठीक है। लिहाजा all of above की ऑप्शन आप ले सकते हैं। Question: Which of the following is the example of price discrimination? Price discrimination की इसके अंदर example क्या है? Peak and off peak call rates। तो अक्सर होता है कि टेलीफोनिक कंपनियां पीक
टाइम के ऊपर कॉल का रेट जो है वो ज्यादा रखती हैं और ऑफ पीक टाइम पे कम रखती हैं, तो ये डिस्क्रिमिनेशन होता है। ए डॉक्टर चार्जिंग हायर कंसल्टेंसी फी इन पोश एरिया, ये भी बात है, पोश एरिया में सही फीस ले रहा है, ज्यादा ले रहा है, आम एरिया में कम ले रहा है। बिजनेस एंड इकोनॉमी क्लास, बिजनेस एंड इकोनॉमी क्लास भी एग्जांपल है कि एक ही जगह जाने वाले पैसेंजर से मुख्तलिफ किस्म की कीमतें चार्ज की जा रही हैं, लेकिन फिर भी हम इसको जो है वो निकाल देते हैं, क्योंकि इसमें ज़ाहिर है फैसिलिटी एंड सर्विस लेवल चूंकि थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लिहाजा हम ए और बी को ज्यादा कंसीडर कर लेते हैं और डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि इकोनॉमी एंड बिजनेस क्लास के नेचर में जरा फर्क आ जाता है सहूलियात के, इसलिए हम ये नहीं कह सकते सेम प्रोडक्ट इज सोल्ड ऑन द डिफरेंट प्राइसेस, लेकिन कम से कम ए और बी में जो है वो तकरीबन वही बात आ जाती है जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वाली है। तो यहाँ पे आपके 40 क्वेश्चन मुकम्मल हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर ज्वाइनिंग। अल्लाह।